हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि कौन सी कंडीशंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। तो यहाँ पे मेन हम लोग 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि क्वाइट ऑब्वियस आपको लगेगा कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो जब तक वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे, जब तक वो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो जो पहली नेसेसरी कंडीशन है कि क्लोज कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर बहुत से रिएक्टेंट्स हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज रिएक्शन का होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है कि 3 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 स्टेट में सब्सटेंसेस होते हैं। सॉलिड्स के केस में ये जो क्लोज कांटेक्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जैसे कि क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली तो मूव कर नहीं सकते हैं, वो एक जगह पे ही होते हैं। तो इस वजह से सॉलिड के बीच में जब 2 सॉलिड सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन का होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ज़्यादातर पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन ईजिली हो। अगर वो पाउडर फॉर्म में रहेगी तो पार्टिकल्स के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट ज़्यादा ईजिली हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि लिक्विड्स और गैसेस के केसेस में क्या होता है। तो आपको पता है कि लिक्विड्स और गैसेस के केसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड्स हों या फिर गैसेस हों। तो कोई भी सब्सटेंस जनरली आपने देखा होगा कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें से मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं, जो सॉलिड्स की होती हैं, वो सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि एक्वस सॉल्यूशंस में होती हैं। उनको अगर वाटर में डिसॉल्व करके तब हम लोग रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना ज़्यादा इजी होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट करते हैं वहाँ पर। तो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन ज़्यादा इजीली होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट ज़्यादा इजी होता है। जो गैसेस सब्सटेंसेस हैं उनमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं वो इजीली मूव करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, तो वहाँ पे भी क्लोज कांटेक्ट होना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसीलिए गैसेस और लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस बहुत इजीली रिएक्ट करता है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है एनर्जी। तो आपको पता है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग 4 एनर्जी पे फोकस करते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। तो हीट एनर्जी आपने पढ़ा भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे CaCO3 को अगर आप हीट करोगे तो क्या फॉर्म कर लेगा, CaO प्लस CO2। उसी तरीके से दूसरा है लाइट एनर्जी, जिनको आप फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहाँ पे जो रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस सुना होगा आप लोगों ने। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है। वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, HCl फॉर्म करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कुछ रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे तो आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, या यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो क्या फॉर्म करते हैं, H2 प्लस O2। और मे बी साउंड एनर्जी, तो जनरली जो साउंड एनर्जी यूज़ होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यूज़ होती है। जनरली अल्ट्रासाउंड हम लोग यूज़ करते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लाइक इन केस ऑफ C2H6 दैट इज़ ईथेन। तो ईथेन अगर आप साउंड एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इट मे फॉर्म C2H2 प्लस हाइड्रोजन। सो होप कि आपको ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट की कंडीशन समझ में आ गई होगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होगी। किसी रिएक्शंस के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी रिएक्शंस के लिए दूसरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि आपको पता है कुछ रिएक्शंस में ये जो एनर्जी होती है ये रिलीज़ भी होती है, जैसे कि आपने हीट एनर्जी, कुछ रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कैटलिस्ट होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने शायद पहले कैटलिस्ट वर्ड कभी नहीं पढ़ा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। बिना किसी पार्टिसिपेशन के, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को या तो बहुत स्लो कर देगा या फिर वो बहुत फास्ट कर देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ध्यान रखना, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना किसी भी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर सकता है या फिर बहुत स्लो कर सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म अमोनिया। तो अमोनिया अगर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज आयरन। तो आयरन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आयरन क्या है? एक कैटलिस्ट है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। कैटलिस्ट की खास बात क्या होती है? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एज इट इज़ रहेगा, आयरन आयरन ही रहेगा, लेकिन वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो कैटलिस्ट की खास बात यही होती है कि वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, मतलब किसी भी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर सकता है या किसी भी रिएक्शन को बहुत स्लो कर सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस से कोई भी रिएक्शन क्या हो जाती है? बहुत फास्ट हो जाती है और या फिर स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे जिनका आपको ध्यान देना है कि इनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।